Hey everyone, welcome to all of you here again, and I hope you all are doing more than good. So let's start with BGC 102, Block 1, Unit 3, which is War in the Homeric Age, Owner versus Hoarder. So here we have our topics. So in this unit, we have total 4 topics, and today we are gonna cover these two. So now let's start with the first one, which is Introduction. Here is the introduction. The Iliad has generated two responses that are antithetical in nature. अब इलियड जो है यहाँ पे टू रिस्पॉन्सेज जो है जनरेट कर रही है जो कि एंटीथेटिकल नेचर की है. इट मींस इसके अपोज जाने वाली है ये. इट मींस यू कैन से म्यूचुअल इनकम्पैटिबल है. ठीक है. First is an admiration for force that culminates in victory for one of warring groups. In this context, force is seen as an index of power, strength, courage, and merciless brutality. अब देखो, जैसे वॉर हो रहा है, बैटल हो रहा है, यहाँ पे तो दो फोर्स होंगी, है ना, दो साइड है. अब यहाँ पे दो साइड है तो एक को तो विक्ट्री मिलेगी और दूसरा जो है दूसरे को क्या, वो वैनक्विस्ड हो जाएगा. तो जो साइड है जिसे विक्ट्री मिली है उस साइड को, उस फोर्स को यहाँ पे एडमायर किया जा रहा है, उसे एडमिरेशन मिल रहा है. और इस कंटेक्स्ट में जो फोर्स है उसे एज अ इंडेक्स ऑफ पावर, स्ट्रेंथ, करेज और मर्सिलेस ब्रुटैलिटी में देखा जा रहा है. सेकेंड इज एन abhorrence फॉर वॉर दैट डिवास्टेट्स बोथ द विक्टर एंड द vanquished. अब देखो वॉर का abhorrence क्या है, इसकी बुरी बात क्या है कि ये जो है ना दोनों साइड को, जो विक्टर वाली साइड है और जो वेनक्विस्ट वाली साइड है, दोनों ही साइड को है जो है डिवास्टेट करती है. अब ऐसा तो नहीं है कि जब विक्टर वाली साइड जो है वो लड़ रही है और जो वेनक्विस्ट वाली साइड है वो भी फाइट कर रही है. तो यहाँ पे जो है लॉस तो दोनों का हुआ ना, डैमेज तो दोनों को पहुंचा. जैसे इलियड में ही ले लो, विक्टर वाली साइड कौन है, ग्रीक साइड, और ग्रीक साइड पे कौन था, अकिलीज. वरएज जो वेनक्विस्ट वाली साइड है वो थी ट्रोजन साइड, और जिस साइड से था हेक्टर. अब विक्टर वाली जो साइड है वो अक्लीज था. तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो बस विनर हो गया, मींस वो उसने कुछ भी नहीं खोया. उसने अपने कोमरेड को, अपने बेस्ट फ्रेंड यू कैन से, जो कि था पेट्रोक्लस, उसे खोया. और जो वैनक्विस्ट वाली साइड है उसने अपने प्रिंस जो कि था हेक्टर, उसे खोया. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैनक्विस्ट वाली साइड ने ही सब कुछ लूज किया है, बट वेक्टर वाली साइड जो है, जो विक्टर है, वो उसने भी खोया है इस वॉर में. या जब भी वॉर होता है तो दोनों ही साइड अफेक्ट होती है, बैडली अफेक्ट होती है. अब देखो यहाँ पे कुछ लाइंस है जो कि जो स्ट्रेसेंथल की है. वो कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस एंड वॉर, एंड द इलियड remains the original benchmark for our understanding of war's human dimensions. अब देखो इन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही है, दैट कि हमारा जो वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है ना वो फुल ऑफ वायलेंस और वॉर से है, वो वायलेंस और वॉर से भरा हुआ है. और इलियड जो है इसका ओरिजिनल बेंचमार्क है, यू कुड से इट्स एविडेंस है, जिससे कि हम लोग वॉर का जो ह्यूमन डायमेंशन था उसे समझ पाए, उसे समझने के लिए. तो अब इलियड की क्या, हमारा जो महाभारत है, हमारे जो इंडियन एपिक है, हम लोग उससे भी कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का ओरिजिनल बेंचमार्क है. ऑलराइट. So here is the Iliad published in 1940. अब देखो मुझे ये याद नहीं है कि मैंने पहले क्लासेस में ये बताया है या नहीं बताया. अगर नहीं बताया है तो अभी जान लो कि इलियड जो है, ये जो एपिक है, वो पब्लिश हुई थी 1940 में. The famous quote by Longfellow, whom the gods would destroy, they first make them mad, is applicable to the gods in the Iliad, where they settle their rivalry by using men to fight, filling them with vengeful and fanatic fury and क्रुएल्टी. अब देखो यहाँ पे एक फेमस क्योट है जो कि लॉन्ग फेलो ने दी है. ये क्या कहते हैं कि गॉड जिसे भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो पहले उसे पागल बना देते हैं. इट मीन्स वो यहाँ पे गुस्सा दिलाना, मतलब जिस साइड उसे नहीं जाना चाहिए, जिस वे में उसे नहीं जाना चाहिए, वो उसी साइड जाने लगता है. तो मैंने तो 7 क्लास में एक पोएम पढ़ी थी जहाँ पे बीच में एक लाइन आता है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है. तो यहाँ पे उसी लाइन को आप कह सकते हो कि इंग्लिश में दिया हुआ है, दैट कि गॉड जिसे भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जब भी कोई ह्यूमन का जो डिस्ट्रक्शन पास होता है तो वो रॉन्ग पाथ ही हमेशा चूज करता है. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये इलियड के गॉड पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे ये अपने राइवलरी को सेटल करने के लिए
मेंस का यूज करते हैं, ह्यूमंस का यूज करते हैं फाइट के लिए, और वो उन्हें, उन ह्यूमंस को, उन मेंस को वेंचफुल बना देते हैं, फेनेटिक फ्यूरी से भर देते हैं, क्रुएल्टी से भर देते हैं। क्यों? उनके राइवलरी को सेटल करने के लिए। द इलियड डील्स विद ऑल द फेसेट्स ऑफ वॉर। अब ये जो इलियड है, ये जो एपिक है, वो वॉर के हर तरह के एस्पेक्ट से जो है डील करता है। ऑफ कोर्स ये करेगा, क्योंकि दिस एपिक इज अबाउट वॉर। वैसे वॉर की बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में वॉर कुछ नई बात तो है नहीं, बस हाँ ये है कि ये लेस ओपननेस के साथ होती है और ज्यादा स्टील और डिविस्टनेस के साथ होती है। ऐसा नहीं है जैसे इलियड के टाइम पे जो है बहुत सारे लोग मिलके फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट, दूसरे वॉरिंग ग्रुप के अगेंस्ट। अब देखो लास्ट सेंचुरी देख लो, जो 20th सेंचुरी थी, उसमें टू वर्ल्ड वॉर्स हुए जो कि बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन का रीजन बने। और इट इज नो लॉन्गर द वन टू वन कमबैक बिटवीन टू वेल मैच्ड हीरोज, बट हाँ, this is an impersonal war which is fought by cunning। और यहाँ पे कोई भी जो पर्सन है ना, कोई भी पर्सनल हीरोइज्म नहीं यहाँ पे है अभी के टाइम पे, जैसा कि हम लोगों ने एंशियंट टाइम पे जो एपिक में जो वॉर हुए हैं उस टाइम पे देखे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा यहाँ पे कोई भी पर्सनल हीरोइज्म नहीं है। That includes heroic deeds, catastrophic results post। अब देखो यहाँ पे, जैसा मैंने ये लाइन पढ़ा, द इलियड डील्स विद ऑल, जैसे कि यहाँ पे इलियड, जैसे मैंने बताया, जो एपिक है ये हर वॉर के हर फेसेट से, हर एस्पेक्ट से जो है डील करती है, जिसमें कि हीरोइक डीड, कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट, जो कि ये अलग हो गया, ये साथ में होगा। सो रिजल्ट पोस्ट वॉर, जहाँ पे वोमेन को जो डिफीटेड आर्मी होती है, इट मीन्स जैसे मैंने बताया कि दो ग्रुप से, दो वॉरिंग ग्रुप से एक को विक्ट्री मिलती है, दूसरा डिफीट हो जाता है, वैंक्विश्ड हो जाता है। तो क्या है कि जो डिफीटेड आर्मी की वुमेन्स होती है उन्हें एज अ स्लेव रख लिया जाता है और उनके यंग सन को जो है मार दिया जाता है, जो कि रिवेंज के साथ ग्रो, मतलब कुछ कुछ अगर बच जाते हैं, जैसे कि कुछ बच गए, किसी को बचा लिया, तो वो रिवेंज के साथ जो है बड़े होते हैं और फिर बाद में क्या है कि वो रिवेंज लेने के लिए फिर से फाइट। तो इन सब का एनालिसिस क्या है, अल्टीमेट एनालिसिस क्या है, फाइनल एनालिसिस क्या है, दैट कि जो कन्फ्लिक्ट का जो फ्यूटिलिटी और पॉइंटलेसनेस है ये उसे लीड करता है, और सारे जगह के जो पीस है उसके डिस्ट्रक्शन का, इट मींस पीस के डिस्ट्रक्शन का रीजन होता है ये जो वॉर होता है वो। ओके फाइन, लेट्स सी नेक्स्ट, डिफरेंट फेसेट्स ऑफ। अच्छा देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है जहाँ पे हम लोग वॉर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे। द प्रील्यूड टू द वॉर इज द राइवलरी बिटवीन थ्री गॉडेसेस पेरिस। अच्छा रुको, अभी तक हम लोगों ने लास्ट यूनिट तक क्या देखा है, दैट कि ये जो एपिक है ये जो ट्रोजन और ग्रीक के बीच में जो वॉर होता है उसके बारे में बताते हैं। और ये वॉर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अबडक्शन ऑफ हेलेन बाय द ट्रोजन प्रिंस पेरिस। और इस एपिक में और भी बहुत सारे फाइट्स होते हैं, जैसे एगमेम्नन और अक्लीज के बीच में फाइट होते हैं ओवर द शेयरिंग ऑफ द वॉर बूटी। तो वॉर बूटी को लेकर ही इन लोग के बीच में फाइट होती है ना, जहाँ पे अक्लीज मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है बैटलफील्ड में जाने से। और फिर बाद में हम लोग ट्रोजन हेक्टर ग्रीक पेट्रोक्लस के बीच में फाइट देखते हैं, जहाँ पेट्रोक्लस मारा जाता है। और पेट्रोक्लस कौन है? वो अक्लीज का कोऑमरेड है, या फिर कह सकते हो कि बेस्ट फ्रेंड है। अब पेट्रोक्लस जब स्ले हो जाता है तो फिर अक्लीज को गुस्सा आता है और वो पेट्रोक्लस के स्लेयर यानी कि हेक्टर पे जो है उस पे गुस्सा हो जाता है, और फिर उस वजह से वो बैटलफील्ड में जाता है। और फिर फाइनली दो इनकम्पेरेबल हीरोज के बीच में फाइट होती है, जो कि है हेक्टर और अक्लीज, और जहां हेक्टर मारा जाता है। और मैं बता दूं कि ये जितने भी क्वेरल हो रहे हैं उसमें, उसके बीच में ये जो गॉडेस और गॉडेसेस हैं वो लोग साइड्स ले रहे हैं, कभी ग्रीक के साइड, कभी ट्रोजन्स के साइड। अब देखो ये जो वॉर है ये, उसका मेन रीजन क्या था? अबडक्शन ऑफ हेलेन ही था ना, जो कि अब जिसका अबडक्शन किसने किया था? तो ट्रोजन प्रिंस पेरिस ने किया था। अब ये जो अबडक्शन है हेलेन का, उसके पीछे भी एक रीजन है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो हम लोग यहाँ देखेंगे। Now let's read. The prelude to the war is the rivalry between three goddesses. Paris, the handsome Trojan prince, who is, when about his looks, is asked to select the fairest among the three goddesses: Aphrodite, Athena, Hera.
Aphrodite, who is the goddess of love and beauty, Athena, who is the goddess of wisdom and warfare, Hera, goddess of marriage. The initiation of a strife in the form of Eris, who throws a golden apple to be given to the fairest of three, introduces an idea that runs throughout the Iliad. The strife among the goddesses provokes the war. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि थ्री गॉडेसेस जो है, जो कि है एफ्रोडाइट, एथेना और हीरा, इन तीनों के बीच में स्ट्राइफ होती है कि सबसे ब्यूटीफुल कौन है। अब इसकी स्टार्टिंग क्या होती है कि एरिस जो है ये गोल्डन एप्पल फेंकती है, थ्रो करती है, और वो बोलती है कि उससे मिलेगा जो सबसे फेयरेस्ट होगी। अब क्या है, जो ये तीनों जो है वो चली जाती है पेरिस प्रिंस के पास, ट्रोजन प्रिंस के पास, और ये बोलती है कि आप बताओ कि सबसे ब्यूटीफुल कौन है हम तीनों में से। अब एफ्रोडाइट ये जीत जाती है, और एफ्रोडाइट जो है बताती है कि एफ्रोडाइट एक्चुअली बोलती है कि आप मुझे जिता देना तो मैं आपको जो है अर्थ की सबसे ब्यूटीफुल वुमन के बारे में बताऊंगी। तो अर्थ की जो सबसे ब्यूटीफुल वुमन होती है वो हेलेन होती है, जो कि क्या होती है, वो मैरिड होती है, और उसके हस्बैंड होते हैं मेनेलॉस, और ये स्पार्टा के किंग होते हैं। तो वो बोलती है कि हेलेन जो है वो अर्थ की सबसे ब्यूटीफुल वुमन है। वेल वो ये मेंशन नहीं करती कि वो ऑलरेडी मैरिड है। अब यहाँ पे जो है पेरिस वो मेनेलॉस के घर पे पहुंच जाता है और हेलेन को अबडक्ट कर लेता है। वेल कहीं कहीं पे ये दिया गया है कि जो हेलेन है शी ऑल्सो फेल इन लव विद पेरिस एंड लेफ्ट विलिंगली, बट कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों जो गॉडेसेस है, इन गॉडेसेस के जो स्ट्राइफ है, इसकी जो स्ट्राइफ है उसकी वजह से जो ये वॉर है वो प्रोवोक हुआ है, ये जो वॉर है वो हुआ है। स्ट्राइफ कॉज्ड अक्लीज टू विथड्रॉ फ्रॉम द बैटल। अब देखो और भी स्ट्राइफ्स है, जैसे कि अक्लीज जो है, अक्लीज और एगमेम्नन के बीच में स्ट्राइफ होती है जिसकी वजह से वो बैटल फील्ड में जाने से मना कर देता है। फिर स्ट्राइफ हम लोग देखेंगे, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे जो कि ग्रुप्स के बीच में हो रहा है। मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया एगमेम्नन, अक्लीज, पेट्रोक्लस, हेक्टर, बहुत सारे फाइट हो रहे हैं और बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं। मतलब इस पोयम में ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइट ही देखने वाले हैं, सारे एक्शंस जो है ना वो सब फाइट पे बेस्ड है। Eventually the resolution of strife provides an ending of the for the poem. अब पोएम में लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जाके ये सारे स्ट्राइफ जो है वो खत्म होते हैं, और लास्ट में जो है ये पोएम बिना स्ट्राइफ के खत्म हो जाता है। मतलब सारा स्ट्राइफ, सारा कंफ्लिक्ट खत्म हो जाता है और फाइनली ये पोएम खत्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि इस वॉर में हम लोगों ने एक ही स्ट्राइफ देखा जहाँ पे मतलब एक रीजन है जहाँ पे हेलन को अबडक्ट कर लिया गया है और उसी पे ये घूम रही है, नहीं। हम लोगों ने इस पोयम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेसेट देखे हैं इस बैटलफील्ड के, इस वॉर के, जहाँ पे हम लोग एक ही वॉर में बहुत सारे फाइट्स देख रहे हैं, जहाँ पे जैसे अक्लीज अगेमेम्नन का हो गया, पेट्रोक्लस और हेक्टर का हो गया, फिर इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं स्ट्राइफ या फिर कहूँ तो कॉन्फ्लिक्ट, इस एक बैटल में एक से ज्यादा स्ट्राइफ्स। द इलियड डील्स विथ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर। अब देखो इलियड जो है, जैसा मैंने बताया, सारे एस्पेक्ट्स से जो है वॉर के सारे एस्पेक्ट्स से डील कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसे पॉइंट में देखेंगे और दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, तो इसे अच्छे से सुनना। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला एस्पेक्ट क्या है, हीरोइक डीड्स एंड विनिंग ऑनर्स। तो हम लोगों ने ये देखा है हीरोइक डीड्स अक्लीज और हेक्टर का, और विनिंग ऑनर्स जो जीता ऑफ कोर्स उसे प्रेज किया जा रहा है। एक्सपीरियंसिंग सफरिंग एंड पेन। अब यहाँ पे जो है दोनों ही साइड को सफरिंग और पेन देखना पड़ रहा है। क्लैश ऑफ ईगोज। अब देखो यहाँ पे एगमेम्नन और अक्लीज के बीच में जो फाइट हुई थी, जो स्ट्राइफ हुई थी, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि दोनों ही के जो ईगो थे वो यहाँ क्लैश हो रहे थे। अक्लीज का अपना ईगो है और एगमेम्नन का अपना ईगो है। अक्लीज जो है ब्राइसिस को नहीं देना चाह रहा था क्योंकि वो उसकी वॉर बूटी थी, और जो एगमेम्नन है वो उसे लेना चाह रहा था ब्राइसिस को, क्योंकि वो वहां का हेड था, वहां का चीफ कमांडर था, और जो अक्लीज था वो डिप्टी चीफ कमांडर था। तो वो उसे बोलता है कि मेरी पोजीशन तुमसे ज्यादा है तो फिर तुम्हें मेरी सुननी होगी, और फिर वो ब्राइसिस को ले ही लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो मैन के, दो जो यहाँ पे वॉरियर हैं, उनके
जो ईगोज है वो क्लैश कर रहे हैं. द ट्रेजिक लॉसेस एक्सपीरियंस सिंगली एंड कलेक्टिवली दैट इंक्लूड द लॉस ऑफ वंस क्लोज फ्रेंड एंड अ फादर, लॉस ऑफ हिज सन. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है दैट कि दोनों ही साइड, यहाँ पे एक फ्रेंड जो एक्लीज है उसने अपने फ्रेंड को खोया है, और एक फादर जो कि है जो कि हेक्टर के फादर है, उसने अपने सन को खोया है और उनके फादर का नेम है प्रियाम. तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ने ही अपने सबसे क्लोज वन को खोया है, दोनों ही साइड से, ग्रीक के साइड से भी और ट्रोजन के साइड से भी. तो दोनों ही साइड्स ने जो है ट्रेजिक लॉस एक्सपीरियंस किया है. तो वॉर का ये भी एक एक्सपेक्ट हो गया. फिर catastrophic result post war when women of the defeated army were taken as the slaves of their sons killed. अभी हम लोगों ने जस्ट ये लाइन देखा है पीछे पिछले वाली स्लाइड्स में, देख लेना वो. तो देखो वहां पे, यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ कि हम लोग जो है वॉर में कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट भी देखते हैं, जहाँ पे वोमेन जो है, जो डिफीटेड आर्मी है, उनकी वोमेन्स को एज अ स्लेव ले लिया जाता है और उनके सन को मार दिया जाता है. अगर वो बच जाते हैं उनके सन, तो वो बड़े होते हैं रिवेंज के साथ कि वो बदला लेंगे, और फिर बाद में बड़े होके वो भी बदला लेने जाते हैं और फिर फाइट होती है. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैटास्ट्रॉफिक जो वॉर होता है उसका कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट कैसा होता है. नेक्स्ट, द फ्यूटिलिटी एंड द पॉइंटलेसनेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. वही चीज इलियड में दिखाई गई है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट बस बेकार में हुए, जैसे एगमेम्नन, हेक्टर, एगमेम्नन और अक्लीज, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हुए वॉर में. तो उसे शो कर रहा है. द टोटल लॉस ऑफ द पीसफुल वर्ल्ड. भाई पीसफुल वर्ल्ड पूरी तरह से, मतलब पीस जो है ना वर्ल्ड से पूरी तरह से खत्म कर देना इस वॉर की वजह से. और इसका एग्जाम्पल तो मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी दूंगी, इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी दोनों में पढ़ते हैं. ओके, let's see next. The poem depicts only the last 40 days of the war and bypasses the main cause of the conflict between the Trojans and the Greeks. अब ये जो पोयम है, ये जो एपिक है, वो वॉर का लास्ट 40 डेज डिपिक्ट कर रहा है. लास्ट 40 डेज यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि ट्रोजन और ग्रीक्स के बीच में हुई थी ऑफ कोर्स. और इस जो वॉर है इसका मेन रीजन क्या था? अबडक्शन ऑफ हेलेन. It also leaves out the final outcome of the war, the Trojan rout by the Greeks with the help of the famous wooden horse. अब यहाँ पे क्या है, इस ये जो वॉर हुआ था उसका फाइनल आउटकम क्या था? फर्स्ट पहला जो लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ इसका रिजल्ट? तो ट्रोजन हार गए, ग्रीक ने ट्रोजन्स को हरा दिया. कैसे हराया? विद द हेल्प ऑफ फेमस वुडन हॉर्स. Homer does not pass judgment on ferocity of war, nor looks at the force and violence employed as a dehumanized acts of French armies. It seems to imply that that if there is war, brutality is to be accepted as a concurrent happening. अब देखो होमर जो है यहाँ पे, होमर यहाँ पे अपने एपिक में ऐसा कुछ नहीं दिखाते कि वॉर में किसी को मारा जा रहा है. वहां पे उसे जो है, जैसे कि हेक्टर को जो है वहां पे टाई करके पूरा ड्रैग किया गया था, जो एक्लीज ने ड्रैग किया था उसे अपने चैरियट में बांध कर. तो ये सब कुछ देख के, ये सारा चीजें जो एक्शन हुई है इस वॉर में उसे दिखाते हुए, तो जो होमर है उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये जो है डिह्यूमनाइज्ड एक्ट है, और ऐसा कुछ नहीं कहा. तो ये चीजें जो है एक तरह से इस बात पे जोर डालती है दैट कि अगर वॉर है तो यहाँ का पे जो ब्रुटैलिटी हो रही है वो उसे एज अ को कॉन्करेंट हैपनिंग एक्सेप्ट किया जाता था. हम लोग इस तरह से देख सकते हैं इसे. In a strange way, war brings men together, making them violent and willing victims to violence. अब देखो ये जो वॉर है वो काफी स्ट्रेंज वे में, ये जो मैन है ना, जो वॉरियर कह लो, तो वो उन्हें वायलेंट बनाते हैं, और साथ में जो विक्टिम्स हैं उन्हें और भी मतलब परेशान करने का उनका और विलिंग लाते हैं. तो जैसे हेक्टर और अक्लीज का केस देख लो. जो हेक्टर है, जो अक्लीज है वो हेक्टर को मार देता है, हेक्टर की डेथ हो जाती है इसमें. लेकिन अक्लीज क्या करता है, वो उसे अपने चैरियट के पीछे बांध लेता है और फिर उसे पूरे बैटल फील्ड में, जो पूरा फील्ड है वहां पे ड्रैग करता है. तो ये मैंने आपको जो बताया, ये एक तरह का उस टाइम के लोगों का इरेशनल होना या एनिमल जैसा होना बताता है. बट होमेरिक पिक्चर के अकॉर्डिंग
हम लोग जो भी ये सब अभी मैंने बताया उससे रिलेटेड यहाँ पे भी कुछ चीजें देखी गई है, हमारी हिस्ट्री बुक में हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे उसका एग्जाम्पल बता दो तो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक हुआ था। कहूँ तो अबाउट 7 डिकेड्स अगो ये जो अटैक हुआ था उससे कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जहां पे 2.5 मिलियन से भी ज्यादा लोग मर गए थे। और बाकी जो अगर बचे थे तो वो सब रेडिएशन के अंदर आ गए थे, उससे कैंसर, ल्यूकेमिया, ये सब जो है ये सब डिजीज हुए थे। तो ये देख सकते हो कि जो वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन का रीजन बना है। वेल, होमेरिक वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। उन लोगों के लिए क्या है कि अगर वॉर हो रही है तो वायलेंस जो है वो होगी ही। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वॉर के, और इलियड ने ये सारे एस्पेक्ट्स जो है यहाँ पे डिपिक्ट किए हैं। So this is the end of this class, and in our next class we will discuss the remaining 2 topics. Okay. So guys, if this video is helpful for you, then hit like, comment, share, and the new viewers kindly subscribe this channel and don't forget to click the bell icon, as well as you can join my Telegram channel. There you will get notes, um, solved assignments, and full books in PDF forms, and all the notices of IGNOU. So for this, I'll give the link in the description box. And at last, thanks for watching.